अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर शुजात और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कॉर्पोरेट लाउंज। नाजरीन, सिलसिला यह है कि पाकिस्तान का बजट प्रेजेंट हो चुका है और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी पाकिस्तान के बजट से, लेकिन ज़्यादातर लोग मायूस नज़र आते हैं। ऐसे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बजट को अप्रिशिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की बहुत सारी तजावीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से इकनॉमिक रिवाइवल में कुछ मदद मिलेगी। लेकिन जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो प्रोविंशियल बजट का है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी अपना बजट प्रेजेंट कर दिया और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी अपना बजट प्रेजेंट कर दिया। अभी तक हमारे पास बलूचिस्तान और केपी का बजट प्रेजेंट नहीं हुआ। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अगर आप पंजाब के बजट को और सिंध के बजट को देखें तो बहुत ज़्यादा मायूसी इस तरह से होती है कि अगर मैं सिंध के बजट को पहले ले लूं तो इसमें कुछ 65% या 70% जो एक्सपेंडिचर्स हैं या जो एलोकेशन है फंड्स की वो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स के लिए 1200 समथिंग बिलियन में से 900 समथिंग जो है वो आपके नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स हैं। सिर्फ 232 या 222 अरब रुपए तालीम, एजुकेशन और बाकी डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स के लिए रखे हुए हैं। इसी तरह से अगर आप पंजाब की बजट की बात करें तो मैं पहले भी जो हमारे मेहमान हैं अभी मैं आपका उनसे इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। एक प्रोग्राम में मैं कह रहा था कि वो कह रहे हैं कि 2 अरब रुपए की खतीर रकम पॉवर्टी रिडक्शन के लिए पंजाब में रखी गई है, आशम जमा बख्त साहब ने रखी है। तो आज का प्रोग्राम नाजरीन हम डेडिकेट कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फेडरल बजट 2021 की रिवीजन पे। उसके साथ साथ हम प्रोविंशियल बजट पंजाब का और सिंध का थोड़ा सा टच करेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फेडरल बजट के ऊपर। 3 मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे स्टूडियो में, बल्कि रिमोटली इन्होंने हमें ज्वाइन किया है जूम के ज़रिए। मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। हमारे सबसे पहले मेहमान है जनाब सरदार शौकत पोपलजई साहब। सरदार साहब प्रेसिडेंट है बलूचिस्तान इकनॉमिक फोरम की और आप अक्सर इनको सुनते रहते हैं, डिफरेंट इनके तजिए भी और इनकी एक बड़ी पर्टिनेंट और ख़ास राय है और कई दफ़ा जो है बड़ी सख्त राय भी होती है जो कि ईवान में बैठे हुए लोगों को बुरी भी लग जाती है। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जूम पे ही जनाब फ़ारूक अफजल साहब। आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान टर्की बिज़नेस फोरम के और फ़ारूक साहब की भी राय जो है वो तल्ख होती है, लेकिन ये गवर्नमेंट की भी साइड लेते हैं। आज इनसे पूछेंगे कि क्या जो है ना वो बजट के हक़ाइक़ थे, बजट का जो मीज़ान है वो किस तरफ को झुकता है। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है अगेन जूम के ऊपर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज। प्रोफेसर साहब रिसर्च फेलो हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में और इसके साथ साथ प्रोफेसर हैं बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चाइना। प्रोफेसर शहबाज साहब की एक ख़ास बात यह है कि ये उन 5 इकोनॉमिस्ट में शुमार होते हैं जिनको इमर्जिंग इकोनॉमिस्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड करार दिया है वर्ल्ड बैंक ने। तो तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान बड़े इम्पॉर्टेंट हैं और अपने अपने एरिया में क्या कहते हैं ये यद तूला रखते हैं। डिस्कशन का आगाज़ मैं करूँगा सरदार शौकत साहब आपसे, और पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि हम इंडस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू ले लें आपका और फ़ारूक अफजल साहब का, और फिर मैं प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज साहब की तरफ जाऊँगा कि उसको एकेडमिक नुक्ता नज़र से और रिसर्च के नुक्ता नज़र से, क्योंकि जो बेंचमार्क्स होते हैं वो रिसर्च और एकेडमिशन सेट करते हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए, तो वो इसको किस तरह से देखते हैं। सरदार साहब, आपकी ओवरऑल राय बजट फेडरल बजट 2020 के बारे में क्या है? अभी आप बहुत सारे उसके बारे में प्रोग्राम भी कर चुके हैं, उसके रेवेन्यू आउटले के बारे में, एक्सपेंडिचर्स पे सारी चीज़ें अच्छी खासी डिस्कस हो चुकी हैं। तो अब आपकी मैं जानना चाहूँगा कि ओपिनियन क्या है, आप क्या समझते हैं कि ये बजट कैसा है? डॉक्टर साहब, पहले भी आपसे डिस्कशन हुई, आपने एक लेबल लगा दिया ब्लंटनेस का, तो आज भी माजरत के साथ मैं ब्लंटली अर्ज करूंगा। सबसे पहले तो ये कि ऑन द लाइटर साइड आई थिंक कि फेडरल गवर्नमेंट को हिस्ट्री क्रिएट करनी चाहिए थी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी, कि वो बजट को सस्पेंड कर देते, डिक्लेयर ना करते। उसकी वजह यह है कि मैं फेडरल गवर्नमेंट से शुरू करता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट के बजट्स में इट्स रिटन ऑन द वॉल दैट इन टाइम्स टू कम द सप्लीमेंट्री बजट विल कम अप। रीजन बीइंग कि जैसे उन्होंने इस रिसेशन टू कम और ये डिफिकल्ट टाइम में जिस किस्म की वो फिक्शनल चीजें डिक्लेयर की हैं कि टैक्स नहीं लगाया और चीजें जैसे रिलीफ उन्होंने कहा जी हमने मुख्तलिफ सेक्टर्स में दिया, और सबसे बड़ा माइक्रो को छोड़ के उन्होंने मैक्रो लेवल पे कंस्ट्रक्शन कंपनी को, आई डोंट नो कंस्ट्रक्शन बिजनेस को क्या फेवरेट है इस गवर्नमेंट का कि उनको
जब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है और वो उनकी फेवर में चले जा रहे हैं। माइक्रो लेवल पे इसलिए कह रहा हूं कि जो रिमोट एरियाज हैं पाकिस्तान के, उसमें मैं अपने सूबे का सबसे ज्यादा जिक्र करूंगा जो 47% है इस कंट्री का। मैं इस पूरे बजट के अंदर एक छोटे सूबे के लिए कोई रिलीफ नहीं देखता। उसके बाद केपीके भी आपको पता है इसी तरह हम लोगों की तरह रिमोट है। केपीके में नॉर्दर्न पार्ट भी आता है, फिर नीचे आप आए सिंध में भी, पंजाब को मैं सदर्न साइड पे अगर आप देखें तो डिफरेंट सिचुएशन है जो बलूचिस्तान के साथ मिलता है। तो आप अगर मैं फिगर्स तो आप सुनते हैं, आप जानते भी हैं फिगर में, तो मैं बड़ी रॉ बातें करूंगा और फैक्चुअल बात करना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात है पीएसडीपी। सूबे जो है उनका बहुत इंटरेस्ट होता है पीएसडीपी में। अब पीएसडीपी में यह हालत है कि बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर जो है वो प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में 10 रोज पहले वॉकआउट कर गए बाहर। वॉकआउट क्यों कर गए जी? कि ग्वादर मैं बड़ी ज्यादा बड़ी चीजें नहीं कहूंगा, पर आप और भी मेरे भाई हैं उनको भी टाइम देना आपने। ग्वादर जो है इस वक्त दुनिया की नजर ग्वादर के ऊपर है। पाकिस्तान बोलता है कि जी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन ग्वादर। बलूचिस्तान सूबा बोलता है जी फ्यूचर लाइज इन ग्वादर। सेंट्रल एशिया बोलता है जी कनेक्टिविटी इधर से होगी, ईरान अफगानिस्तान अलग है। तो उसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने विद द मुशावरत ऑफ फेडरल गवर्नमेंट 265 मिलियन का बजट दिया टू मेक अ सेफ सिटी प्रोजेक्ट ऑफ ग्वादर। ठीक है। आपको पता है इस्लामाबाद के अंदर एक चाइनीज कंपनी ने $250 मिलियन का प्रोजेक्ट लगाया सेफ सिटी का। जो उसकी हालत है वो अलग है, उसमें मैं नहीं आता। तो आप ये देखें कि फेडरल गवर्नमेंट ने उसको 265 से 50 मिलियन पे अप्रूवल दिया है। तो एक नॉन सीरियस एटीट्यूड इस बजट के ऊपर, नॉन सीरियस एटीट्यूड का आपको जिक्र कर रहा हूं। मैं ये समझता था ये पेंडेमिक, रिसेशन और जो सबसे बड़ी बात है लोकस्ट एग्रीकल्चर जो इतना इम्पैक्टेड है, इसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सूबों को कोई स्पेशल रिलीफ देगी, स्पेशल इंसेंटिव देगी, लेकिन वो कतअन उसके अंदर नहीं है। It's more urbanized, urban centric budget, what I mean to say. बाकी जो फिगर में आपके साथ माशाल्लाह सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं वो जरूर कहेंगे। मैं कम से कम इतना गोशगुजार करना चाह रहा था कि आप एनएफसी को लंबा करते चले जा रहे हैं, एनएफसी को पॉलिटिसाइज करते जा रहे हैं। कल देखें प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना खुल के दिल की और दिमाग की बात की, इतना अरसा छुपाते रहे कि जी एनएफसी की जो है वो मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं, उसमें चेंजेस लानी चाहिए। 18th अमेंडमेंट पे उन्होंने बोला कि जी सूबों को डेवोल्यूशन बहुत ज्यादा दे दी। मींस दैट इट्स मोर ऑफ दे वांट टू ब्रिंग अ फेडरल टाइप ऑफ कंट्रोल, उसको करना चाह रहे हैं। जो बजट के अंदर ये तमाम चीजें रिफ्लेक्ट कर रही हैं। आप देखिए सूबों को बिल्कुल इग्नोर करके आपने फेडरल बजट बनाया और फिर पंजाब को उसमें ज्यादा लिवरेज दे दिया और बाकी को कम लिवरेज। सरदार साहब, मैं अगर आपकी बात जो समझ सका हूँ, आप ये कह रहे हैं कि ये बैलेंस बजट हरगिज नहीं था। इसकी बुनियादी वजह यह है कि वफाक ने चंद सेक्टर पे फोकस किया और बाकी जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स थे उनको टच नहीं किया। इसके साथ साथ आप ये कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सूबे को ज़्यादा लिवरेज दी गई एज़ कम्पेयर टू द अदर प्रोविंसेस। फारूक अफजल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपके भी बजट की राय क्या यही है? आप समझते हैं कि ये एक बैलेंस बजट था, मुख्तलिफ सेक्टर्स को टच अपॉन किया, एलोकेशन सफिशेंट थी, या फिर बजट में जो है ना वो अनइक्वल आप समझ लें कि एलोकेशन के साथ साथ इट वाज अ नॉन सीरियस बजट? आप क्या कहते हैं? यानी कि रिजर्वेशन आपकी हैं या आप इसको क्लियर करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली डॉक्टर साहब बात ये है कि सरदार साहब भी मेरे बड़े हमारे बहुत ही मोहतरम, मैं तो बहुत इनको चाहता भी हूँ माशाल्लाह। इतना इनकी जो राय होती है ना बड़ी मजबूत और बड़ी सॉलिड होती है। लेकिन बजट के हवाले से मैं थोड़ा सा इनसे जरा वुड लाइक टू डिसएग्री फॉर सम पॉइंट, अ बिट टू डिसएग्री रादर। एक्चुअली देखिए फेडरल बजट जो है ना वो फेडरल बजट है, उसका इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रोविंशियल बजट्स। उसमें कोई एलोकेशन सूबों के लिए नहीं की गई क्योंकि फेडरल अब
18वीं तरमीम के बाद तमाम जो सूबे हैं वो जो भी एनएफसी में उनको अवार्ड मिलता है उस बेस पे वो अपने बजट्स को अनाउंस करते हैं, जो कि तमाम सूबों ने बाकायदा उसका किया भी है। फेडरल बजट में जो देखिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ज़ाहिर बात है, उनका मेन इंटरेस्ट होता है कि जो एनएफसी के लिए पैसा जो इकट्ठा करना होता है, जैसे डायरेक्ट टैक्सेस से, इनडायरेक्ट टैक्सेस से, ये सब चीज़ों से, वो उन चीज़ों को थोड़ा तवज्जो देते हैं कि जिसमें उसमें शेयर देना होता है, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस ऐसे भी हैं जो जो प्रोविंसेस हैं वो अपने तौर पे कलेक्ट करते हैं अपने अखराजात को चलाने के लिए, ठीक है ना। अब वो उसमें फेडरल को भी कुछ शेयर जाता जरूर है, लेकिन मेन शेयर जो है ना दैट रिमेन्स विद इन दी प्रोविंसेस। अच्छा, फेडरल बजट देखिए इन हालात में, पैंडेमिक के हालात में, मैं ये कहूँगा कि हमारी जो इकोनॉमी है, डॉक्टर शहबाज साहब की माशाल्लाह बैठे, हमारी इकोनॉमी का साइज जितना बड़ा है, इतना हम कोई वेस्टर्नाइज इकोनॉमी नहीं है जो बहुत डेवलप किस्म की इकोनॉमी हो कि जो हमारे पास बहुत पैसा है और वो जनाब हम अपने आवाम के लिए, लोगों के लिए हम खर्च कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो वैसे अनफॉर्चुनेट है कि लोग, अल्लाह का शुक्र है, टैक्स देने को तैयार नहीं होते, टैक्स एवेजन भी करते हैं, प्रॉब्लम्स भी देते हैं, और फिर वो एक्सपेक्ट भी करते हैं कि यार चाहे वो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए कुछ काम करे। बाहर के मुल्कों में अगर हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज जो उनके लोग हैं दे पे टैक्सेस एंड दे कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट कि जी हम आपको टैक्सेस देते हैं, और उसका वो डिमांड भी करते हैं। डिमांड करने से पहले ही वहाँ जो एक सिस्टम है, उनकी जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स हैं वो उस हिसाब से अपनी आवाम का ख्याल भी रखते हैं, उनको फैसिलिटेट भी करते हैं, उनको फैसिलिटीज भी देते हैं। ये बजट मैं ये कहूँगा यस सप्लीमेंट्री बजट आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि जो अभी 7,136 अरब का जो बजट फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, तो हमारी पहले बात हुई, उसमें 41% तो आपका इंटरेस्ट चला जाएगा जो कि आपका जाना है बाहर, ठीक है। 3,200 समथिंग अरब रुपए जो है, 3,237 अरब आपने इंटरेस्ट की मद में जो है वो आपने पे करना है बाहर डोमेस्टिक बैंक्स को, और बाहर बैंक पे करना है आपको। अब आपके पैसे बचा क्या आपके पास? अब उसकी जो लोकेशन है उसमें आपको पता है 18% हमारा डिफेंस में चला गया। अब बाकी बचा उसमें 6% जो है ना, वो 6.6% आपका हेल्थ, फेडरल हेल्थ और फेडरल एजुकेशन का सिस्टम है उसमें चला गया, और बाकी इनके नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो हैं वो ठीक ठाक है फेडरल गवर्नमेंट के भी, उसमें पैसे चले गए। तो फेडरल बजट में पैसे कहाँ बचे? ठीक है, अब आते हैं प्रोविंशियल बजट पे। अब जो प्रोविंसेस ने दिया, आप देखिए आपके सामने है कि जो पंजाब का बजट है या सिंध का बजट वो अनाउंस हुआ है। अब पंजाब में इतनी खतीर रकम उन्होंने मुख्तस की, आप देखें 2 अरब रुपया, 4 अरब रुपया पेंडेमिक के लिए, जो लोगों की सहूलत के लिए। अब 2 अरब रुपए आप बताइए, ये मतलब एक क्या कहेंगे ये अगर नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल है उनसे डिवाइड किए करें 2 अरब को 2.5 करोड़ से, तो ये 10 करोड़ से, तो ये 10 रुपए पर बच्चा बनता है, 10 या 20 रुपए। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। अब आप, ये मजाक वाली बात है कि यार आप क्या बजट दे रहे हो। हमारा मसला क्या है डॉक्टर साहब, मैं हमेशा से इस चीज का दाई रहा हूँ कि हमारे, अभी आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो बजट अनाउंस किया है उसमें नॉन डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर्स हैं 900 अरब उसी में जा रहा है 1200 में से। जी जी, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बात हो रही है। जी, गवर्नमेंट सिंध की बात कर रहा हूँ। अब मैं प्रोविंस वाइज आ रहा हूँ ना। अब गवर्नमेंट सिंध का 900 से कुछ अरब तो सिर्फ नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं। वो क्या है, इनकी मिनिस्ट्रीज हैं, इनके लल्ले तल्ले हैं, अखराजात हैं, ये सारे वो चीजें हैं। अब पूरे सूबे के लिए 350 या 450 अरब बचा, जिसमें आपने एजुकेशन को भी एलोकेट करना है, आपने डेवलपमेंट चार्जेस भी डालने थे, आपने हेल्थ के लिए भी काम करना है, आपने बहुत सारे काम करने हैं, और कोविड के लिए भी लड़ना है। जी, अब ये पैसे जो एनएफसी के मिलते हैं वो तो इनकी जेबों में जा रहे हैं सारे। बात ये कि आप अगर जितने भी हमारे प्रोविंसेस हैं, आप उन सब लोगों के जो लल्ले तल्ले देखिए, आप जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं पंजाब के, सिंध के, सबके देखें आपको कि ये प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ कि हम उन लोगों की खिदमत कर रहे हैं जो एमपीए, एमएनए और ब्यूरोक्रेट्स हैं। बेसिकली हम उनकी खिदमत के लिए पैदा हुए पाकिस्तानी अवाम जो है, हम उनके जो अखराजात हैं उसकी सहूलत देने के लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं कि या अल्लाह उनको तकलीफ ना हो, कोई उनके तमाम अखराजात पूरे हो जाए, उनके खानदान के अखराजात पूरे हो जाए। हमारा जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा, देखिए इस मुल्क में अगर इकोनॉमी आपने ठीक करनी है सर, इकोनॉमी के साथ साथ आपके सिस्टम जो, इसलिए रिफॉर्म्स कैसे आएंगी, इकोनॉमी बेहतर कैसे होगी, आपके पास पैसे कैसे बचेंगे। अगर आप नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर सिंध के ले लें, ये 900 की जगह अगर सिर्फ 200 अरब हो तो आपके पास कितने पैसे बचे आवाम के पैसे खर्च करने के लिए। ठीक है, अब हमारे यहाँ तो लैंड क्रूजर्स, प्राडोज, बड़े बड़े घर, मेडिकल हाउसेस, ट्रैवलिंग,
बच्चों की, उनके खर्चात, उनके माली के एक्सपेंडिचर, उनका होटलों में खाना पीना सब तो हम लोग पे करते हैं। तो ये सब चीजें पहले हमें खत्म करनी पड़ेंगी, फिर हम बजट की कोई बात भी करें। यार अखराजात इतने हैं, रेवेन्यू कहाँ से आएगा भाई? और जो रेवेन्यू आ रहा है वो तो हम अपने जेब में डाल रहे हैं सारा। अखराजात सारे तो वही है नॉन डेवलपमेंट के। यही सिंध गवर्नमेंट का हाल है, यही फेडरल गवर्नमेंट का हाल है, यही पंजाब, सबका यही आलम है। हमें कोई भी रिफॉर्म्स को लाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान में, वो स्टेटस को चाहते हैं, दैट्स इट। और बजट जो गवर्नमेंट ने दिया अभी, मेरे हिसाब से फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सैलरीज बढ़ा दें भाई। आज के दौर में जहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा हो रहा है, अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तनख्वाह पूरी मिल रही है बैठ के, घर बैठ के, अभी भी उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट मैं बेरोजगार नहीं हूँ, एटलीस्ट मेरी सैलरी का कट डाउन नहीं किया गया। आप पूछे प्राइवेट लोगों को, आप देखिए छोटे छोटे जो कारोबार करने वाले दुकानदार थे, ठेला फरोश हैं, डेली बेसिस वाले हैं, अब उनका हाल देखें, जिनको कुछ पैसे नहीं मिल रहा। तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज इस बात पे शोर कर रहे हैं कि ये तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, ये नहीं किया, यार दिस इज रॉन्ग। अल्लाह का शुक्र अदा करने में हमें वो है ही नहीं कि अल्लाह का। ठीक है फारूक भाई, बिल्कुल फारूक अफजल साहब, आपकी एक बड़ी आपने एक बैलेंस ओपिनियन इस हवाले से दी कि आप ये कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ साथ जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी 18वीं तरमीम के बाद, उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि एक अच्छा और बैलेंस बजट दें। और आप ये कह रहे हैं कि, और वैसे मैं आपकी इस बात से तो ज़रूर एग्री करता हूँ कि जो प्रोविंशियल बजट्स आए हैं वो ऐसे हैं कि मेरा ख्याल है कि हमें शर्म से डूब मरना चाहिए। स्पेशली मैंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध का बजट भी देखा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी देखा, कोई फ़र्क नहीं था। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स पे बहुत कम अमाउंट है और ज़्यादातर नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स है। मैं आता हूँ डॉक्टर शहबाज की तरफ। डॉक्टर साहब, आपने दोनों आरा सुनी। जैसे सरदार साहब ने फरमाया कि चंद एक सेक्टर्स पे फोकस किया गया, बिलखुसूस कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बड़ा एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट दी गई। बाकी जो सेक्टर्स हैं, स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, उसमें टेक्सटाइल वालों ने SRO 1125 की जो है वो दोबारा उसको रीइंस्टेट करने की बात की थी, लेकिन वो भी नहीं हुई। इसके अलावा भी और कुछ चीज़ें थी जिस पे गवर्नमेंट ने फोकस नहीं किया। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को गवर्नमेंट ने प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी, लेकिन जो दूसरे सेक्टर्स हैं उस पर फोकस नहीं किया। ये सरदार साहब की राय है। और फारूक अफजल साहब कह रहे हैं कि सूबों का जो है वो इसमें ज़्यादा बैलेंस बजट होना चाहिए था, स्पेशली आफ्टर द 18th अमेंडमेंट। तो आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है कि ये बजट फेडरेशन की तरफ से जो है इसमें कुछ पॉइंट्स की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है प्रोविंशियल लेवल पे, या आप क्या समझते हैं इस बजट को? आपका तजिया क्या है? जी बहुत शुक्रिया शुजात। मैं दोनों मोअज़्ज़ज़ दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दोनों दोस्त बहुत बैलेंस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर उन्होंने किया है। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ के ऊपर जाऊँगा कि मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया, सॉरी मैं भी लाहौरिया हूँ, इस प्रोग्राम में 2 लाहौरिया बैठे हुए हैं, तो लाहौरियों के बारे में आपको पता है, पिछले दिनों डॉक्टर यास्मीन राशिदा ने तो क्या बात की है। तो मैं एडवांस में माफ़ी चाहता हूँ, मेरे मुँह से बात निकल जाए तो इसको जाहल समझ के माफ़ कर दीजिएगा। मैं जो एक बात में बहुत कंफ्यूज हूँ अभी तक जब से बजट रिलीज हुआ है कि आया कि ये आम आदमी का बजट है, ये कोरोना बजट है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बजट है, या ये IMF का बजट है। उसकी एक मैं बड़ी बेहतरीन एग्जांपल आपको दूंगा कि आप जब किसी चीज को अनाउंस करते हैं तो एटलीस्ट आप कंफर्म कर लिया करें जो भी आपके आका हैं या जो भी आपके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इस चीज से ऐसे लग रहा है कि जैसे डिसीजन को और कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ आपको रखा इम्प्लीमेंटेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल जब हम मुलाजमिन की तनख्वाहों की बात की थी कि हम 10 से 15% उनकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे, ठीक है, IMF और आपकी उसमें चपलिश की और गवर्नमेंट जो चार्ट का शिकार थी कि नहीं हम जरूर मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ाएंगे, लेकिन एट 11th आवर हफीज शेख साहब जो हैं वो ऑर्डर को बिल्कुल मंसूख कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमारी गवर्नमेंट उतनी इन्वॉल्व नहीं जितना IMF इन्वॉल्व है। क्या कोई भी मुल्क जो है वो IMF के हाथों में इस कदर खेल सकता है जिस कदर के हम खेल रहे हैं? दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि जीरो टैक्स बजट, मुझे ये बता दें कि इस बजट के अंदर कौन सा जीरो टैक्स है? 200 अरब के नए टैक्स लग चुके हैं। 80 अरब जो है वो आपका उसका आते में आ रहा है, जिसको हम सेल्स टैक्स कहते हैं। इस सेल्स टैक्स के अंदर आपके वही जो सिगरेट एनर्जी ड्रिंक्स की बात की हुई थी, उससे 80 अरब रुपए गवर्नमेंट नए टैक्स लगा के पैसे कमाएगी। और 120 अरब जो है वो तकरीबन अजाफी इनकम टैक्स है। तो आपने अगर ये 200 टैक्स लगा के और आपने बाअसर लोगों को 1.15 ट्रिलियन रुपए की छूट देनी है,
तो मुझे बताएं, याद भर आप अपने उन बास लोगों को खुश कर लें या आप आम आदमी को खुश कर लें? आम आदमी यहाँ पे कहाँ बैठा हुआ है? बेरोजगारी में इजाफा आपका हो रहा है। इस साल 8.53% आपकी बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। और अगर सिचुएशन इस तरह चलती रही जैसे कि अभी चल रही है, नोबडी नोज कि कब ये कोरोना की सिचुएशन जो है उसको हम कवर कर पाएंगे, तो अगले साल तक 9.6% बेरोजगारी में इजाफा हो जाएगा, जिससे तकरीबन आपका 8 से 10 लाख बंदा जो है और बेरोजगारों में शामिल हो जाएगा। इसी तरह जो अभी मेरे पास थोड़े से एस्टिमेट्स आए, उसमें यह बताया जा रहा है कि तकरीबन 1.30 करोड़ तक आपकी यूथ जो है, जो वर्केबल फोर्स है, वो बेरोजगारी के पूल के अंदर गिर जाएगी। आपका इन्फ्लेशन जो है, जो ये कहते हैं कि हम 8 या 5% पे ले आए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो 9 से भी ऊपर है। और मुझे नहीं समझ आ रही कि किस तरह इन्होंने टारगेट तय कर लिया है, बल्कि उसमें भी ये बजट के अंदर बड़ी अच्छी बात है, तजवीज की गई है, वो भी अच्छी बात है, ताकि कल को हम कैश हमने सिर्फ कहा था, हमने टारगेट फिक्स नहीं किया था। मुझे नहीं समझ कि इनकी तजवीज जो है वो 6.5% के ऊपर कैसे आ जाएगी। जहां तक बात दूसरी बता रहे फेडरल जो है, अब देखें उसमें 18वीं तरमीम के बाद ठीक है, फारूक साहब सही कह रहे हैं कि अब सूबे जो हैं वो अपने अखराजात पूरे करेंगे, खुद भी जो वो टैक्स से जो है कलेक्ट कर सकते हैं, और वो भी उनकी बात बिल्कुल ठीक है। वेस्ट में क्या होता है कि जब लोग टैक्स देते हैं तो लोग जहाँ गवर्नमेंट से तवक्को भी करते हैं, गवर्नमेंट उनके जो बुनियादी जरूरियात हैं जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, उसका ख्याल रखेगी। लेकिन यहाँ देखें कि यहाँ टैक्स इकट्ठे होने के बाद वो टैक्स जाता है कहाँ पे? क्या वो वाकई जो लोगों की बुनियादी जरूरियात हैं, हेल्थ है या एजुकेशन, उसके ऊपर खर्चा आ रहा है आपका, या खर्च हो रहे हैं, लोगों को वो सहूलियत मिल रही है? ये कह रहे हैं पंजाब के बजट हम 7 नई यूनिवर्सिटियां खोलेंगे। अरे भाई, वो नई यूनिवर्सिटियां तो ठीक अच्छी बात है खोल लें, जो पुरानी यूनिवर्सिटियां आपकी चल रही है उनको तो अच्छे तरीके से आप चला रहे हैं। वहां से जो कोई इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो प्रोड्यूस करे, वहां से इस तरह का इंटेलेक्चुअल कैपिटल लेके आए कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो उसमें आपकी हेल्प कर सके। ओवरऑल अपने HEC के मत में आपने जो उनका वो कम कर रही है, और उसके बाद फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपका प्रोफेसर जो है या आपका रिसर्चर जो है वो रिसर्च नहीं कर पा रहा, वो नए नए आइडियाज जो है उसके ऊपर हमें को डिस्कवर करके नहीं दे रहा, जब उनकी तनख्वाहें नहीं पूरी होंगी तो वो कैसे रिसर्च एक्टिविटीज में अपने को इन्वॉल्व करेगा, कैसे वो चीजें ड्राफ्ट करेगा, कैसे नए नए तरीके ड्राफ्ट करेगा ताकि कास्ट एफिशिएंसी को तवज्जो की जाए। तो ये सारी चीजें हैं, मेरा ख्याल है कि ये फेडरल और जो प्रोविंशियल है इनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब को ये नहीं कहना चाहिए, ये कोऑर्डिनेशन इस तरह का होगा कि सिंध ने जो हमसे पूछे बगैर जो है वो पूरा सूबा बंद कर दिया। ये कैसे हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो घर का बड़ा सरदार होता है, बाकी सूबे जो है वो उसके सब ऑर्डिनेट्स हैं, और ये कैसे पॉसिबल है कि एक सूबा जो आपको बगैर बताए जो है वो लॉकडाउन कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है? तो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन है इसको पॉलिटिकल स्टंट ना बनाएं, आप ओवरऑल लोगों का सोचें कि इस सिचुएशन के अंदर भी अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपके लीडर होने का हमें कोई फायदा है। डॉक्टर साहब, योर पॉइंट वेल टेकन। असल में हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, और ब्रेक के बाद नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे कि 3 अब मेरे ख्याल में 2 हमारे पास ओपिनियंस आ गई। डॉक्टर साहब ने भी प्रीडोमिनेंटली गवर्नमेंट के बजट को आप ये समझे कि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स खड़े कर दिए, बल्कि उन्होंने तो कहा कि ये IMF का बजट है, ये IMF ड्रिवन बजट है। सरदार साहब की भी कुछ रिजर्वेशन है। ऑन दी अदर हैंड प्रोविंशियल बजट के ऊपर फारूक अफजल साहब के कुछ पॉइंट्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो फेडरल बजट को कह रहे हैं कि जो मौजूदा हालात है उसमें ये बेहतर था, ये जितना गवर्नमेंट कर सकती थी गवर्नमेंट ने उतना किया। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम इस बजट को डिस्कस करेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फेडरल बजट विज विज आपके प्रोविंशियल बजट्स कि चलें ठीक है, फेडरेशन ने अगर बजट खराब दिया तो सूबों ने किस हद तक बेहतर बजट दिए, या सूबे और फेडरेशन को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों को एक ही कैटेगरी में डाला जा सकता है, या इनमें से दोनों में से कोई एक बेहतर भी है। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन हो रही थी। मैंने आपको ये कहा कि जहाँ पे हमारे जो एस्टीम पैनलिस्ट हैं उनकी मिक्स ओपिनियंस आ रही हैं, वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि प्रोविंशियल बजट के हवाले से काफ़ी सारे इतराज़ात जो है ना सामने आ रहे हैं। तो मैंने जैसे कहा था ब्रेक पे जाने से पहले कि हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप प्रोविंशियल बजट को और फेडरेशन के बजट को देखें तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन सी वीकनेसेस हैं जिसको ओवरकम किया जा सकता है, नंबर 1, और इनमें से इसको इम्प्रूव करके किस तरह से आपकी इकॉनमी को ट्रैक किया जा सकता है। जैसे आपने सरदार साहब सुना डॉक्टर शहबाज साहब को, उन्होंने तो बड़ा आउटराइटली ये फरमाया कि जी IMF ड्रिवन बजट है,
और बजट में कोई भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ नज़र नहीं आई है, तो फेडरल ने जो दिया है प्रोविंशियल बजट भी उसकी ही रिफ्लेक्शन एक तरह से है। आप क्या कहते हैं इस बारे में, और वो कौन से पॉइंट्स हैं, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप हाईलाइट करें जिनके ऊपर अब भी अगर गवर्नमेंट फोकस करके, क्योंकि मिनी बजट तो आना है सबको पता है, तो उस मिनी बजट में उन पॉइंट्स पे फोकस करके इम्प्रूव किया जा सके। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं, मेरे भाई फारूक भाई जो है उन्होंने बिगिनिंग में आउटराइट ही कह दिया कि जी फेडरल का सूबे के ऊपर कोई दखल नहीं है और अंडर डेवोल्यूशन 18th अमेंडमेंट सूबे खुद मुख्तियार है फाइनेंस में। बिल्कुल खुद मुख्तार है, आजाद है, बल्कि मतलब खुद मुख्तार इन सेंस आ रहा हूँ, बहुत सारी चीजें मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ थोड़ा जी। क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तमाम कमर्शियल बैंकों को ये बोलता है कि आप अपनी बैंकिंग खुद करें, ऑपरेशन खुद करें, लेकिन वक्तन फवक्तन वो उनको गाइडिंग सर्कुलर इशू करते हैं, उनकी डिस्पर्समेंट रेशोज इशू करते हैं। तो कभी भी आप बैंक के पास जाएं तो पीछे आपको बताते हैं कि जी हैमर पड़ी हुई है स्टेट बैंक की, हम आजाद तो हैं लेकिन वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू दैट। अब मैं उस पे आने लगा हूं कि इस साल के बजट के अंदर सूबों को कोई 2873 बिलियन डिस्पर्स होगा सूबों को, जो पिछले साल से कम है थोड़ा सा। अब मैं आऊं उस पे कि पूरे टोटल लेआउट में बलूचिस्तान को एनएफसी में सिर्फ 9% मिलेगा। 47% ऑफ दिस कंट्री 9%। आज भी एक मोहतरम प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी ये सूबे जो हैं वो एनएफसी में बहुत लिवरेज लेते हैं और चीफ मिनिस्टर जो है वो डिक्टेटर होता है। अच्छा, ये वाइस करता है, रादर वो अपने आप को बोले वो दूसरों को बोल रहे हैं। बलूचिस्तान को लास्ट ईयर 295 बिलियन एनएफसी डिस्पर्समेंट थी, इस दफा वो 265 कर दिए। अब उस 265 में से भी 50 बिलियन उन्होंने टैक्स रिफंड्स के अंदर माइनस कर दिए। अच्छा, तो मैं अर्ज करूं कि आप फिर कहां से कह रहे हैं कि सूबे खुद मुख्तियार है? आप सूबों को अर्बनाइज होने दें। आप बलूचिस्तान की, अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान की इकोनॉमिक्स बहुत रिच है। मैं डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ 67% इकोनॉमी है एग्रीकल्चर पे। आप एग्रीकल्चर को लेवरेज हमें दें। दूसरा, हमारा फ्रूट जो है अभी अब तो गवर्नमेंट ने माशाल्लाह दोनों बॉर्डर्स पे फेंसिंग शुरू कर दी। एक बॉर्डर पे हो गई अफगानिस्तान पे, ईरान पे जारी है। तो जो पुराने वक्तों की चीजें थी, जो हमारे रूरल एरिया के लोगों की इकोनॉमिक्स चल रही थी, तो बंद हो गई। वो गवर्नमेंट ने स्मगलिंग को बंद किया सरदार साहब, वो कहते हैं स्मगलिंग बंद हुई है, बॉर्डर जो है ना। आ रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, माजरत के साथ, आप मेरे बड़े मोहतरम भाई हैं, बलूचिस्तान के मसले में काइंडली इसको स्मगलिंग ना बोलें, ये तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। आप क्या कह रही है, लाहौर को देते हैं, जो इस्लामाबाद पेशावर को देते हैं, आप दें बलूचिस्तान को, स्मगलिंग बंद हो जाएगी। वैसे जी सुपर पावर अमेरिका ने 2 दफा, रशिया ने एक दफा और प्री पार्टीशन ब्रिटिश ने जो बलूचिस्तान के बॉर्डर्स का हशर किया, वो आपकी तारीख के अंदर है। अमेरिका ने इतना कुछ करने के बाद जब पुल आउट हुआ, अब तो वो अफगानिस्तान से पुल आउट होगा, मैं बॉर्डर से पुल आउट की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने एक आरओजीज की कमिटमेंट की थी, रिकंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी जोन्स। हाँ जी, आप इंतजार कर रहे हैं अभी तक? जी, उसका वेट हो रहा है मेरे ख्याल में अभी तक। नहीं, वेट नहीं हो रहा, वो तो पुल आउट कर गए ओबामा के जमाने में कि जी नहीं ये फिजिबल नहीं है। और आरओसी का अभी तक वेट हो रहा है। और बस आरओजीज का वो मुश्किल है मुझे, अब तो खैर सिचुएशन ही डिफरेंट हो गई। अब जब ये चीजें होंगी तो बॉर्डर की जो इकोनॉमी है, आप ईरान के बॉर्डर के साथ 700 किलोमीटर, अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ 900 प्लस किलोमीटर, ये कोई जानवर तो नहीं रहते हैं वहां पे डॉक्टर साहब। आपको आप ये कह रहे हैं कि अल्टरनेटिव देना होगा। अब मैं उस पे आ रहा हूँ, आपने मुझे छेड़ दिया स्मगलिंग वर्ड लेके, मुझे इसको क्लैरिफाई कर। गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है सरदार साहब, ये गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू आती हैं, ये तमाम चीजें आती हैं डॉक्टर साहब, और ये कहाँ से क्लियर होती हैं? आपके पोर्ट से क्लियर होती हैं, ठीक है।
गवर्नमेंट को इससे भी टैक्स रेवेन्यू मिलता है। और करप्शन किटीज में किस किस डिपार्टमेंट में आराम का पैसा जाता है वो भी तो मुझे बताएं ना आप। ये तो लोग मेहनत करते हैं बॉर्डर के ऊपर, ये चोरी तो नहीं करते हैं। तो इन चीजों को फेडरल गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट एड्रेस नहीं करती। मैं न्यूमेरिक्स में नहीं जाता हूं। न्यूमेरिक्स को अगर हम डिस्कस करेंगे तो फिर वही कैलकुलेटर वाली बात है कि हम ब्लैक एंड रेड बैलेंस करके हम लोग उठ जाएंगे जी, ये सरप्लस में, ये डिफिसिट में। लेट्स टॉक सेंस। सरदार साहब तमाम बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट मैंने नोट किया। एक चीज तो बिल्कुल बड़ी जेन्युइन है कि कल जैसे अभी सिंध का बजट आया था 1200 समथिंग अरब का, पंजाब का इससे भी ज्यादा था, और बलूचिस्तान जो कि 57% ऑफ रकबे में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा 50% ऑफ द पाकिस्तान चले कहें या 50% से भी ज्यादा, उसका बजट जो है वो 266 अरब का आप कह रहे हैं, ये उसकी आउटले होती है, ये एनएफसी से जो उसको मिलते हैं पैसे। तो मैं बिल्कुल आप ये बात कम से कम 100% एग्री करते हैं सारे इकोनॉमिस्ट के, ये इतना बड़ा सूबा जो मिनरल रिच है और जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिस प्रोविंस के पास है वो डेफिनेटली उसके साथ ज्यादती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट जोन बनाना चाहें तो इसमें नहीं बन सकते। मैं फारूक अफजल साहब की तरफ आता हूँ कि ये तो एक तो ये बिल्कुल जैसे सरदार साहब ने फरमाया, ये 100% एग्री। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध की अगर आप बात करें फारूक साहब, यहाँ पे तो इनको कम से कम 1200 या 1300 अरब के करीब वहां पे मिला। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को एक बड़ी सब्सटैंशियल अमाउंट मिली। लेकिन इन दो सूबों ने किस तरह से इसकी एलोकेशन की? चले पंजाब से शुरू कर लें। मेरे पास जो स्टैटिस्टिक्स है वो बड़ी अजीबो गरीब किस्म की हैं। 2 अरब रुपए 1200 स्कूलों को अपडेट करने के लिए। जब मुझे ये प्राइम मिनिस्टर साहब बता दें, मैं आपसे माजरत के साथ, जो मेरे दूसरे पैनलिस्ट हैं, हो सकता है थोड़ी सी तल्ख बात हो। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं है जो आउट ऑफ स्कूल है, उनको हम स्कूलों के अंदर लेके आएंगे। तो क्या जो पंजाब का बच्चा है वो 2 अरब रुपए से या 4 अरब रुपए से आ जाएगा? फारूक भाई। मेरे ख्याल फारूक अफजल साहब, देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है। जी 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 जी, आवाज आ रही है? जी, असल में देखिए, मैं आपको पहले भी अर्ज किया कि हमारा अनफॉर्चुनेटली जो सूबे हैं बड़े, जो हम कहेंगे सिंध और पंजाब, केपीके में भी ज़ाहिर है, हालांकि बलूचिस्तान में शायद इसका बहुत कम है इस चीज़ का, लेकिन जो करप्शन का आलम है ना, वो इतना हाई फाई है कि वो पैसे वहीं पर एलोकेट करते हैं जहां उनके अपने मुफादात होते हैं, पॉलिटिशियंस के या ब्यूरोक्रेसी के। और इसी वजह से देखिए, जो फंड्स की एलोकेशन है ना, वो डेवलपमेंट या R&D, एजुकेशन, हेल्थ। अब देखिए, इसका बजट कभी भी कोई भी गवर्नमेंट, जब फेडरल गवर्नमेंट जब 18वीं तरमीम भी नहीं थी, उस वक्त भी हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर जो एलोकेशन होती थी वो दुनिया में शायद सबसे कम होती थी शायद, क्योंकि हमारे जो वही बात है कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि हम उसको ही पूरा करने में गुजर जाते हैं। अब मैं दूसरी बात देखिए, जो अगर सूबा पंजाब है, सूबा बलूचिस्तान है, सिंध है, हर एक की अपनी एक बड़ी स्ट्रेंथ है एग्रीकल्चर के हवाले से। मैं सरदार साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मैं बहुत बड़ा दाई रहा हूँ हमेशा से कि पाकिस्तान को अपनी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जो है ना, वो कभी कितने सालों से, आप देखिए डिकेड्स कितने हो गए हैं, 40-45 साल से हमने अपनी एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे कोई तवज्जो नहीं दी। जितना फ्रूट बलूचिस्तान में जो स्पेशल फ्रूट उगता है या पंजाब में या सिंध में, क्या मैंने हमारी लास्ट बात की थी, क्या हमने उनके कुर्बो जवार जहाँ पर ये फ्रूट उगता है, क्या हमने प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई काम किया? कोई काम नहीं किया, कोई इंसेंटिव नहीं है। बलूचिस्तान में जो देखिए जो पोटेंशियल है, क्या उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए और उन अपॉर्चुनिटीज को बेसिकली कैपिटलाइज करने के लिए कभी किसी फेडरल गवर्नमेंट ने क्या उस लेवल पे वहां फंड्स लगाए कि जिसका ज़ाहिरी बात है जब उसका रिजल्ट आएगा तो पूरा मुल्क उससे मुस्तफीद होगा? लेकिन ये चीज भी नहीं की गई कभी भी। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस, इस दफा भी यही है। देखिए, हमें एक सर्टेन स्पेशल फंड, चाहे उसकी टास्क कमेटी बनाया जाए, कुछ भी किया जाए, वी ऑल नो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें जो पोटेंशियल है, जो रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, जो हर चीज है, उसके लिए एक स्पेशल फंड क्रिएट किया जाए और उस स्पेशल टास्क कमेटी बनाई जाए
जो उसको मॉनिटर करे और उसकी परफॉर्मेंस इवेलुएट हो आफ्टर एवरी 3 मंथ्स कि उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, कौन लोग हैं, कैसे है, क्या हो रहा है। हमारे यहाँ देखिए जो बजट लास्ट जो बात की थी डॉक्टर शहबाज साहब ने भी IMF का, मैं पहले भी कह चुका कि पाकिस्तान का बजट जब तक पाकिस्तानी नहीं होगा, जब तक हम वर्ल्ड बैंक IMF के जो एम्प्लॉइज हैं उनको रखना पाकिस्तान में बंद नहीं करेंगे, चाहे वो फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बनकर आए, सेक्रेटरी फाइनेंस बनकर आए, मुशीर बनकर आए, व्हाटएवर। प्रॉब्लम हमारा देखिए, हमने आज तक कभी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई कि इस सूद से जान कैसे छुड़ाएं, इस लोन से जान कैसे छुड़ाएं। अब अगर हमारा 41% ऑफ आवर टोटल फेडरल बजट इट इज गोइंग ओनली टू पे दैट काइंड ऑफ इंटरेस्ट, तो हमने उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई आज तक? कभी मुझे बताइए कोई ऐसी कमेटी बनाई गई है कि हाँ इससे जान कैसे छुड़ानी है? आप मुझे बताइए, आज तक कभी भी। हमारा हमेशा ये मोटो रहा है कि हमने लोन अब कितना ले रहे हैं पिछला लोन पे करने के लिए। जो गवर्नमेंट आती है वो अपने हिसाब से डबल से डबल ज्यादा लोन लेती है। अब अगर इन्होंने 9,135 अरब का लोन ले लिया है, अगली गवर्नमेंट आएगी तो वो इंशाल्लाह 2,000 अरब का लोन ले लेगी। वो क्योंकि पिछले जो लोन्स होते हैं उनको रीपे करने के लिए तो आपको यू नीड मनी। अब मनी को जनरेट कैसे किया जाए? टैक्सेस हमारी अवाम देती नहीं है, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ नहीं रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, इंडस्ट्री ओरिएंटेड नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पा रही है, टैक्सेस कैसे लगेंगे? हमारे यहाँ जो बैठे हुए हैं सारे नहले बैठे हुए हैं, कोई स्ट्रेटेजाइज नहीं करता, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाता कि जो एक कलेक्टिव इंटरेस्ट जो मुल्क के लिए है कि किस तरह हम इकोनॉमी को रिवाइव करें। और इकोनॉमी को रिवाइवल कैसे होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट की हमारी कितनी फील्ड्स हैं, मैंने पहले भी अर्ज किया था, हमारा फ्रूट, वेजिटेबल, फिशरीज, डेयरीज, क्या इसकी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए किसी गवर्नमेंट ने कोई काम किया है? कोई ऐसी टास्क कमेटियां बनाएंगे स्पेशल वॉर फुटिंग बेसिस पे कि जिससे जनरेट होंगे, आपके फॉरेन एक्सचेंज जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा, इंडस्ट्री लगेगी, टैक्सेस आएंगे। लेकिन हम जो मौजूदा इंडस्ट्री लगी हुई है, जो लोग हैं बिजनेसमैन, जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, उन्हीं को कोड़े मार मार के हम कहते हैं तू ही बता तूने क्या देना तूने हमको। ये पॉलिसी हमारी रॉन्ग है। बजट इस किस्म के आते रहेंगे जो कभी भी आवाम की फलाह के लिए नहीं होंगे। वो मैंने पहले ही वर्ज किया है, वो सिर्फ MNA MPA और ब्यूरोक्रेसी के पेट भरने के लिए बजट बनेंगे। वो हम और आप मजदूर है, बेकार कैंप लगा हुआ है, वो हम काम करते रहेंगे इनके लिए और ये चलता रहेगा। कोई रिफॉर्म्स लाने में इंटरेस्टेड नहीं है, स्टेटस को चाहते हैं, जो मुल्क जिस तरह चल रहा है इसी तरह ही चलता रहे। अगर आप दुम पे पांव रखते हैं सब चीखना शुरू कर देते हैं, ये क्या हो रहा है? क्योंकि हम आदी हो चुके हैं करप्शन के, नेपोटिज्म के, हर चीज के। हम सॉरी, हम इसी तरह बहस करते रहेंगे। बड़े बजट आए, हर साल बजट में बैठते हैं हम लोग। और मुझे आप बताइए, कोई एक शख्स किसी भी गवर्नमेंट के किसी बजट पे, इंडस्ट्री वाला, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, कभी किसी ने कहा कि यार बेहतरीन बजट आया? जब भी ऑपोजिशन में होते हैं, कभी किसी एक फर्द ने कहा डॉक्टर साहब कि जी ऑपोजिशन में बैठ के बोले कि बजट बहुत अच्छा आया? ये इंशाल्लाह हमेशा मुखालफत रहेगी जब तक सिस्टम चेंज नहीं होंगे। जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, उसकी जो भी ऑपोजिशन होगी, जो भी इंडस्ट्री के लोग होंगे, रहेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। आपकी बड़ा वैलिड पॉइंट आपने उठाया कि जब तक आपको रेडिकल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे सिस्टम के, उस वक्त तक बजट पे बहस इसी तरह होती रहेगी, इसी तरह का बजट आता रहेगा। और एक बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात आपने की है वो ये कि जब तक हमारे लोग खुद बजट नहीं बनाएंगे उस वक्त तक बजट अच्छा नहीं बनेगा। डॉक्टर शहबाज साहब, जो लोग बजट बना रहे हैं ये तो हमारे ही लोग हैं। अब्दुल हफीज शेख साहब भाईजान पाकिस्तानी है ये, और अपने रजा बाकिर साहब भी पाकिस्तानी तो हैं। क्या मसला है इसमें? मसला कोई नहीं है, बस वो फारूक साहब की एक बात ने मुझे छेड़ दी है कि हमारे पास इस कदर पोटेंशियल है कि आप ये देखें कि इस दौरानिये में अगर हम अपनी GDP को 3 हिस्सों में तकसीम कर लें, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर दोनों माइनस में चले गए। एक सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा कि जिसने आपको पॉजिटिव ग्रोथ दी है, और उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर के टारगेट जो आपने रखा है, पिछले साल जो उसका कंट्रीब्यूशन था तो GDP वो 2.67% था, इस दफा आपने उसका टारगेट 2.7% रखा है। आप ये देखेंगे फारूक साहब की बात इस सेक्टर होती है, कितना सीरियस ले रहे हैं आप अपने इस एग्रीकल्चर सेक्टर को। और ये वो सेक्टर आपको पता है, मोर देन 60% पॉपुलेशन आपका जो है वो देहात में रह रहा है, और देहात में मोर देन 90% आपकी पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली जो है वो आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जो है वो मुंसलिक है। मुझे ये बताएं कि मतलब कि जैसे फारूक साहब बता रहे हैं हमारे पास इतने अच्छी किस्म के फ्रूट्स हैं और बहुत सारी, मैं एक जो छोटी सी बात वो देखता हूँ, मुझे आप थोड़ा सा इंडिया की तरफ आ जाएं, उनके जो मोदी साहब हैं,
उन्होंने कॉन्सेप्ट मुतारफ करवाया था बड़ा पाव। आप अक्सर उनकी मूवीज देखें, उनके वो लोकल डिश है जिसको वो हर लेवल पे जाके मतलब प्रमोट कर रहे हैं। आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कितनी सारी ऐसी डिशेज हैं। मैं मतलब फ्रांस के अंदर मैंने इंडिया का वो जो फ्रीज शुदा साग है वो लेके मैंने खाया है। क्या पाकिस्तान इस तरह की डिशेज जो मुतारफ नहीं करवा सकता? क्या पाकिस्तान स्टूडेंट बिरयानी जो कराची के अंदर बिकता है उसको प्रमोट नहीं कर सकता एट इंटरनेशनल लेवल? क्या पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान के जो हुकामे बाला है वो जैसे आपका बशीर दाल चावल है, आपका मतलब रोगनी नान है, इस तरह की चीजें जो छोटी छोटी चीजें डॉक्टर साहब होती हैं तो जो आपकी इकोनॉमी को मतलब पिलर की तरह काम करती हैं, लेकिन अगर हम उसके ऊपर तवज्जो दें और ये सारी चीजें जो है ये सारे आइटम जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहे हैं। जहां तक रही आपकी इंडस्ट्री की बात, आप मुझे बताएं कि कितने साल आप दो या तीन डेकेड की बात है, आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो बिल्कुल खत्म हो गई, आपकी उसके ऊपर तवज्जो है ही नहीं है कोई भी। मुझे इस बजट के अंदर बता दें, इससे पीछे जो बजट है उसके अंदर वैसी बात बता दें जिसमें आपको लगे कि आपकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो वाजे हो चुकी है। और फिर गवर्नमेंट जो है एक इकोनॉमिक रिफॉर्म कमेटी बना बैठी है, वो कहाँ है कमेटी के लोग, वो क्या कर रहे हैं और कौन सी रिफॉर्म जो वो लेके आए, हमें पता तो चले। जहां तक रही बात आपकी कि ये हफीज शेख साहब जो है या बाकर रजा साहब जो है ये पाकिस्तान के लोग हैं, ये लोग पाकिस्तान के हैं बट दे आर नॉट वर्किंग फॉर पाकिस्तान, दे आर वर्किंग फॉर IMF। अच्छा, बड़े फख्र से हमें हफीज शेख साहब बताते हैं कि जी हमने पिछले साल एक भी पैसा हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से उधार नहीं लिया। आप दूसरी जंग अज़ीम के बाद आप जापान की हिस्ट्री पढ़ लें, जापान ने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मतलब जितना अभी तक डेवलपमेंट किया वो आपके सामने है। आपका अपना GDP पर कैपिटा जो $1500 से $1100 के ऊपर आ गया है, लोग आगे जाते हैं, हम पीछे आ रहे हैं। और आप देखेंगे जापान का पर कैपिटा GDP वो कहाँ पे है, जापान जो है दुनिया के जो G7 है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है और जापान का ग्लोबल लेवल पर कंट्रीब्यूशन देखें वो आप शायद मैंने किसी प्रोग्राम में जिक्र किया था कि मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो है वो जापान की हिस्ट्री पढ़ ले, आपको वहां से पता चल जाए कैसे उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी को एज एन इकोनॉमिक टूल इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया है। आप अगर जापान की हिस्ट्री देखें तो उनके जितने कर्जे हैं, जो भी कर्जे ले रहे हैं वो स्टेट बैंक जो सेंट्रल बैंक ऑफ जापान है उसके थ्रू ले रहे हैं। और मतलब दुनिया जो है वो मतलब चल रही इस तरफ, हम बिल्कुल 180 पे हैं। हम कहते हैं कि हमने एक भी रुपया जो है वो स्टेट बैंक से कर्जा नहीं लिया। आप मुझे समय एग्जाम्पल को थोड़ा यूं देख लें, जो सेंट्रल बैंक ऑफ जापान है वो अगर जापानीज गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ जापान से कर्जा लेती है, 2 साल बाद 4 साल बाद या 6 साल बाद उन्होंने जापानीज येन में ही कर्जा वापस करना है, उन्हें डॉलर्स में वापस नहीं करना। आप रियासत यूके को देख लें, आप रियासत USA को देख लें, आप रियासत फ्रांस को देख लें, आप रियासत कनाडा को देख लें, अगर ये फॉरेन डेट लेते हैं या फॉरेन बैरूनी कर्जा लेते हैं तो ये अपनी करेंसी में लेते हैं। इस तरह से नहीं है कि हम जो है हम अब कर्जा डॉलर में ले रहे हैं, यूरो में ले रहे हैं, हम कर्जा जब या और जो हार्ड करेंसी उसमें ले रहे हैं, कल को जब अपना कर्जा आपको वापस करना है तो आपको उसी हार्ड करेंसी में वापस करना पड़ेगा। फिर आपके मुल्क के अंदर डिमांड और सप्लाई का गैप शुरू हो जाए, फिर आपका जो रुपया है वो डेप्रिशिएट होगा। और अब तो ये आप जो एग्जीक्यूटिव समरी उसको पढ़ लें, उसके अंदर ये बाकायदा उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और मैं कितने सारे प्रोग्राम के अंदर चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ भाई कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो उसके ऊपर तवज्जो दो, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को तवज्जो दो। उसके अंदर जो मेजर फैक्टर है वो डेप्रिसिएशन ऑफ मनी का है। और जब तक आप अपना सेंट्रल बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसको अब इस्तेमाल नहीं करेंगे एज एन इकोनॉमिक टूल थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, तो मेरा ख्याल है कि हाथ तो हमने वैसे ही बुलाए हुए हैं बाकी दुनिया के साथ कि हमें कर्जे दो भाई। और अब आपको पता है अगले साल जो है गवर्नमेंट वो 13 अरब 15 करोड़ डॉलर का कर्जा लेगी, 13 अरब 15 करोड़ डॉलर का कर्जा। और ये कह रहे हैं कि पिछले 30 साल से जो है हम हमको देखेंगे कि पीपी गवर्नमेंट ने कितने कर्जे लिए हैं, नून लीग ने कितने कर्जे लिए हैं। अगर थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें तो ये जो गवर्नमेंट है अब तक जितना पिछली गवर्नमेंट ने 10 सालों में कर्जा लिया है उसका 40% ये लेके इस्तेमाल कर चुकी है सिर्फ 2 सालों में। तो मुझे ये बताएं कि मतलब अगर हमें यही कर्जे चढ़ाने हैं तो ये पर हम भी काम कर सकते हैं, फिर हमें इन लोगों को इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है। और मेरा ख्याल है कि ये हफीज शेख और बाकर रजा साहब जो है इनको इम्पोर्ट करके प्राइम मिनिस्टर साहब मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना क्लेम लगता है को सच्चा कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर इस कदर रोजगार होगा कि बाहर से लोग आके काम करेंगे। और बाहर से मेरे ख्याल में यही 2 लोग हैं जिनके बारे में उन्होंने कहा था। बाकी पाकिस्तान के अपने लोग जो हैं वो चाहे 1 करोड़ 80 लाख बेरोजगार हो जाएं या इस साल 8 लाख लोग बेरोजगार हो जाएं या पिछले साल 10 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं, उसके ऊपर कोई परेशानी नहीं। डॉक्टर साहब हमारा क्योंकि टाइम जो है वो मैं सिर्फ आखिरी सवाल लेना है, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए, तो मैं क्विकली मैं पहले सरदार साहब से वो फिर फारूक साहब से गुजारिश करूंगा कि आखिर में आप सबसे 1-1 मिनट का आपके क्लोजिंग रिमार्क्स आप क्या कहेंगे पाकिस्तान की फ्यूचर इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी किस तरफ जा रही है, क्या बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सूरत हाल है,
कि आप क्या समझते हैं कि कुछ बेहतरी के आसार मौजूद हैं या फिर आवाम को इसी तरह से पिसना पड़ेगा? सरदार साहब, आपसे शुरू करते हैं, क्विक रिस्पॉन्स। जी सर। जी सरदार साहब, आपकी आवाज़ में, जब तक सरदार साहब अपना ऑडियो वगैरह ऑन का उनकी होती है, मैं दोबारा फारूक अफजल साहब आपसे कहूँगा जी, आपका क्विक रिस्पांस, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री फ्यूचर में क्या रहेगी? आइंदा आने वाले चंद दिनों में क्या मायूसी के साए बरकरार रहेंगे या कुछ उम्मीद की किरण नजर आती है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, बात यह है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है ना, वो इस वक्त क्या है, मतलब हमेशा से ही हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को इतना कंड्यूसिव कभी नहीं रही है और अच्छी नहीं रही कभी भी। और आइंदा भी मैं ये बता दूं, अगर इन्होंने प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बनाई तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो अभी कंडीशन है मुल्क की और आवाम की, इससे शायद हम 50% और ज्यादा नीचे आ जाएंगे। और मैं हमेशा से, देखिए, मेरा हमेशा से ये रहा है कि अगर आपने सही काम करना है तो अगेन वही नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स आप कम करेंगे तो आप IMF इन लोगों से आप बच पाएंगे। हमें बिल्कुल सही किस्म की ऑस्टेरिटी इन रियल सेंस हमें करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और इन लोगों को, इन तमाम बड़े लोगों को, अगर पूरे मुल्क की इकोनॉमी और पूरे लोगों को अगर आपने सही सर्विस मुहैया करनी है, अदरवाइज हमारी हालत बहुत बुरी होगी सर। जी डॉक्टर शहबाज साहब। हाँ, मैं दो चीजें कंसिडर करूंगा इसमें। तो 2 मिनट है, क्योंकि हमारी, आपको पता है कि ये इसका फिर तो 2 मिनट में मैं ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, आप इसको वाइंड अप कीजिए। कोई मसला नहीं सर। मतलब कि दो चीजें जो है, देखें, IMF और बाकी भी जो इंटरनेशनल अदारे हैं उन्होंने अपनी प्रोजेक्शन से ये बात मेंशन कर दी है कि मेरा नहीं ख्याल कि अगले साल भी पाकिस्तान की जो हालत है वो कुछ संभल पाएगी। ये चूंकि कोरोना का इशू जो है, ये जितनी जल्दी कवर कर लें आप, वो अच्छी बात है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो कुछ साल रहेगा और ये डेवलप कंट्री तो वहां पे भी रहेगा। इस सिलसिले में दो चीजें मैं देख रहा हूँ कि जो हो रही हैं और ये बढ़ेंगी, मतलब कि अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बढ़ेंगी चीजें। मतलब कि एक तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट होते होते टाइम लगेगा आपका, और उस वजह से आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और ये दोनों चीजें अगर बढ़ती हैं तो मुल्क में इकोनॉमिक मिजरी जो है उसका इशू बहुत जल्द जो है वो परवान चढ़ेगा। और आपको पता है, जब ममालिक के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और इकोनॉमिक मिजरी बढ़ती है, तो मुल्कों के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी होती है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी होती है। और जब ये दोनों चीजें मिल जाए, आपको पता है कि मुल्क जो है वो सही सिमत में नहीं जाते। इस सिलसिले में मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को सीरियस जो है वो इसके ऊपर सोचना चाहिए। जो भी इन्होंने कमेटीज अपनी बनाई हैं, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कमेटी है या ECC है, जो भी है, तो ये सीरियस होकर जो मुल्क के मसाइल पर सर जोड़ के बैठे और उसके सोल्यूशन जो है उसकी तरफ बढ़े, ना कि हमें ये बताया जाए कि जी हमने इस साल जो कर्जा नहीं दिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, तो हम अगले साल जब वो फलां जगह जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए बैठा हुआ है। और उसके लिए मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात जो है कि अभी भी ये लोग, कुछ हमारे पॉलिटिशियन जो है, जो मतलब ये बार बार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इंटरेस्ट रेट जो 6% करें, या 6% से नीचे इंटरेस्ट रेट नहीं कर सकते। क्योंकि मेरी अपनी असेसमेंट वो ये है कि ये जो हमें लोन मिल रहा है ना IMF से, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान के अंदर डेफिनेशन चेंज हो गई है। अभी शेख साहब कहते हैं पाकिस्तान के अंदर 137% जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ है, वो मेरे डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया। फारूक अफजल साहब आपका बहुत शुक्रिया, और सरदार शौकत पोपल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी पर्टिनेंट इनपुट्स दी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने अपनी राय का बेलाग इजहार किया। मैं आप तमाम मेहमानों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक डाइवर्सिफाइड और ऑनेस्ट ओपिनियन दी और अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दी पाकिस्तान के बजट के बारे में। नाज़रीन, उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा सा रीलुक बजट में जो है वो उनको वो करेंगे। वजह यह है कि कुछ सेक्टर्स को वाकई ग्रॉसली इग्नोर कर दिया गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे तवक्को है रीलुक करने की, रिवाइज करने की, वो है प्रोविंशियल बजट्स। मेरी हमारे जो सूबे के जो आप फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि थोड़ा सा खुदा के लिए अपने डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स के अल्ले तल्ले कम करके, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स के ये सारे अल्ले तल्ले कम करके इनको डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स की तरफ डायरेक्ट करें। हमें हेल्थ के लिए बहुत सीरियस फंड्स चाहिए, हमें तालीम के लिए फंड्स चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें फंड्स चाहिए जो कि अभी आपने एलोकेट नहीं किए हैं। बहरहाल नाज़रीन, आप लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखिए, मास्क पहनते रहें और एहतियात कीजिए, क्योंकि एहतियात के सिवा
कोविड-19 से लड़ने का कोई चारा नहीं है और ये कोविड-19 ही है जिसने हमारी मईशत को बहुत हद तक मुतासिर किया है। आपके फीडबैक के हम मुंतज़िर रहेंगे। मैं अपने मेहमानों का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।